बढ़ेंगे आगे। उधर करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल लगातार आपको बता दें कि जन प्रचार में जुटे हुए हैं और खिलाड़ी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल का रोड शो आज करनाल लोकसभा का जो पानीपत जिला है उसमें इसराना विधानसभा क्षेत्र है उसके कई गांव का आज रोड शो है। मुख्यमंत्री का रोड शो दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ है और ताबड़तोड़ तरीके से ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और अभी सेरा गांव से निकले हैं और अगले गांव की तरफ ये रोड शो कूच कर रहा है। बड़ा जोश लोगों में है, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। इस वक्त मेरे साथ है मनोहर लाल जी। सर, रोड शो आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं सर, काफी ज्यादा भीड़ है, उत्साह है, किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि अब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है सर? देखिए, जब से भी मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, पहली बात तो पूरे हरियाणा की मैंने 90 की 90 विधानसभाएं कल जो है हमारे मुख्यमंत्री और मैंने मिल करके हमने पूरे प्रचार के नाते से सभाएं पूरी की है। और अब जो बचा हुआ समय है, चाहे मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र हो, ज़्यादा समय अपने क्षेत्र में लगाएंगे। और चूँकि गांव बहुत बड़ी संख्या में हैं, इसलिए हमने रोड शो का ये जो तरीका अपनाया है, इसमें 6 रोड शो मेरे पहले हो चुके हैं, आज 7वां रोड शो है और आने वाले दिनों में कम से कम 15 नहीं तो 10 रोड शो तो ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि जितना समय बचा है, केवल मात्र 9 दिन बचे हैं। 9 दिनों में हम सब गाँव को कवर करने की कोशिश करेंगे और अपील करेंगे। और इस रोड शो में जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, एक अभूतपूर्व प्यार और समर्थन लोगों का मिल रहा है। ऐसी जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इनके साथ तो लोग नहीं हैं, इनके साथ तो किसान नहीं है, इनके साथ तो ये जाति नहीं है, वो जाति नहीं है, जिन जातियों का वो लोग नाम लेते हैं उसमें समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। किसान भी हमारे साथ खड़े हैं। कुछ लोग जो छोटे मोटी संख्या में विरोध करने के लिए सामने आते हैं, उसका लाभ ये हो जाता है कि गाँव में 10 लोग 20 लोग विरोध करते हैं, बाकी सब एक तरफ हो जाते हैं। और अब तो मुझे ये भी जानकारी मिली है कि विपक्षी दलों ने विरोधियों को भी विश्वास में ले लिया है। जो पहले उनको उकसाते थे, आज उन्हीं को विश्वास में लिया कि ना भाई विरोध मत करो, विरोध करोगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। और शुरू में पहले दिन विरोध हुआ, उसके बाद लगातार 9 दिन एक भी विरोध हुआ नहीं है, क्योंकि विरोध होने से हमको लाभ हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में एक हवा ऐसी चली है कि जो 2019 में हवा थी उससे ज़्यादा तेज है इस बार। आप मनोहर लाल जी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, खासतौर पर अभी आप करनाल लोकसभा के उम्मीदवार के नाते लोगों के बीच में, लेकिन आपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, लोकसभा क्षेत्रों में जाकर आपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है सर। 10 की 10 सीटों पर आप गए हैं, आपकी खुद की सीट समेत। 2019 में तो एक बड़ा इतिहास बनाया था सर हरियाणा में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार अपने बलबूते पर बिना किसी गठबंधन के लोकसभा के चुनाव में जीत कर आए थे। तो 2019 का इतिहास 2024 में दोहरा पाएंगे सर? कैसा माहौल आपने देखा है पूरे प्रदेश में? दोहरा पाएंगे ऐसा ही नहीं है, बल्कि इस बार उससे बड़े मार्जिन से सीटें जीतेंगे। उसके कारण बताता हूँ मैं। एक कारण तो यह है कि इन 5 सालों में ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं जो शायद आम आदमी सोचने में भी उनको लगता था कि कैसे होंगे। उदाहरण के लिए धारा 370, आखिर ये 2019 से पहले तो समाप्त नहीं हुई थी। इसके बारे में तो ये कहा जाता था, कांग्रेस के लोग प्रचार करते थे कि अगर 370 आपने खत्म करने की बात की तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। तो 370 खत्म करने के बाद क्या किसी व्यक्ति को खरोंच आई? नहीं आई। यानी एक बड़ा कद निकल करके आया मोदी जी का कि एक ऐसे निर्णय को करने में जिसको लोग संभव मानते हैं, असंभव मानते हैं, उसको भी मोदी जी आसानी से कर देते हैं। यही विषय हुआ राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि का विषय 500 साल पुराना विवाद, और कोर्ट में दलीलें रख करके जिस प्रकार से उसमें सरकार ने भी सहयोग किया, उन सब बातों में बहुत से तथ्य निकाल के लाए, हमारे इतिहासकार भी उसमें लगे और आखिर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि हाँ, भगवान राम जी का वो मंदिर है, वहाँ जन्म स्थान है, उस पर मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आखिर सारी जनता मान गई। किसी प्रकार का कोई विवाद, किसी प्रकार का कोई दंगा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। आज दुनिया के लोग भी मोदी जी को कहते हैं ताकतवर नेता। दुनिया के लोगों को समस्याएं बहुत हैं, वो भी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श करते हैं मोदी जी से। मोदी जी बताइए हमको क्या करना है। मोदी जी की डिमांड, हमारे विरोधी ऐसा देश जो हमारा दुश्मन माना जाता है, उसके भी एक हिस्से में आवाज उठती है कि हमको एक मोदी जैसा नेता चाहिए। तो मोदी जी का कद इतना बड़ा हुआ है कि आज आम आदमी, गरीब आदमी, ये तो है देश के बड़े विषय, छोटे विषयों में भी आखिर इन 10 सालों में कांग्रेस तो कहती है गरीबी हटाओ। 1970 में भी इसी नारे पर सरकार बना गई थी। लेकिन आज अगर आंकड़े हैं, चाहे वो विश्व बैंक, अपने वर्ल्ड बैंक के हों
या नीति आयोग के हों, वो आंकड़े कहते हैं कि भारतवर्ष में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यानी जिसको केवल नारों के सहारे कांग्रेस ले जाना चाहती है, मोदी जी ने करके दिखाया। आखिर आम आदमी के घर में, रसोई में, गरीब आदमी के रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाया, पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, और जहां गरीब घर हैं उनको 3 करोड़ लोगों को घर दिए। महिलाओं की आमदन बढ़ाने के लिए लखपति की दीदी और हमारी जो ड्रोन दीदी, इस प्रकार की बातें कह करके उनको ट्रेनिंग दे करके 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए साल तक का वो कमा लें। यानी कांग्रेस की तरह घोषणा पत्र, झूठे घोषणा पत्र नहीं कि हम आएंगे, इतना पैसा बैंक में डालेंगे, इतना बैंक में डालेंगे। काम करके सिखाने की कला मोदी ने दी है। स्किलिंग के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाया है। तो मित्रों, इतने सारे विषय हैं इन 5 सालों के कि लोग जब सुनते हैं तो दांतों तले उंगली दबाते हैं। मनोहर लाल जी, आप कह रहे हैं मोदी जी के विकास कार्यों के बलबूते पर आप प्रचार कर रहे हैं, और आपने हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने जो काम किया उसको भी आपने आधार माना है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है या फिर हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता है, वो एक बात बार बार कह रहे हैं सर कि संविधान को खतरा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन गए तो संविधान टूट गया। संविधान को खतरे जैसी बात कैसे विपक्ष कर रहा है सर? आप क्या कहेंगे सर? बचकाना बातें की जाएं, मैं इसको बचकाना बात कहूंगा। और प्रश्न वो क्या करते हैं कि सरकार तो मोदी जी के 272 वोटों में बन जाएगी, तो 400 की बात क्यों करते हैं? अब इसका कोई जवाब है क्या? आखिर 400 की बात हम करते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार बन के आए, ताकि अपने देश में भी जो कमियां रहे हैं, अभी कुछ विषय और मजबूती से काम करने का अवसर मिलेगा तो मजबूत सरकार और अच्छे प्रकार से कर पाएगी। दुनिया के लोग भी, एक हस्ती हमारी बढ़ती है तो उनका विश्वास भी हमारी तरफ बढ़ता है। और जहां तक ये कहते हैं कि हाँ संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की बात ये आखिर करते तो किस मुद्दे से करते हैं? संविधान में लिखी हुई बातों का अगर सबसे ज्यादा किसी ने उल्लंघन किया है, अन्याय किया है, तो अनुसूचित जाति के साथ कांग्रेस ने किया है। अब हरियाणा का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या मिर्चपुर कांड को भूल गए हैं क्या? मिर्चपुर कांड में किस प्रकार से लोगों को बेघर किया, उनकी झोपड़ियों को जलाया गया। इन्होंने तो एक कदम भी आगे बढ़ के उनकी सहायता नहीं की। हमने आने के बाद ऐसे सब मिर्चपुर के जो निवासी थे, जिनको आश्रय की आवश्यकता थी, हमने हिसार में जमीन दे करके उनका आश्रय स्थल बनाया, उनको मकान दिए, उनको रोजगार दिलाए हैं। कई कांड इनके समय में हरिजनों के कांड हुए हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से जानते हैं। इन्होंने कभी भी अनुसूचित जाति को अपना देश का नागरिक या अपना सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। हमेशा वोट बैंक मान करके और कुछ ना कुछ इससे उल्टे सीधे काम करते रहे, एक दूसरे का पिटाते रहे और ये वोट राज करते रहे। हमने अनुसूचित जाति के नाते से बहुत काम किए हैं और संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी ने कहा है कि अगर दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेके आ जाए और वो कह दे कि संविधान बदल दो, संविधान तब भी नहीं बदला जाएगा मेरे मित्र, तब भी नहीं बदला। अगले गांव में पहुंच गए हैं मनोहर लाल का काफिला और लोग जो है वो भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और ये जो गांव में जो है वो जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत जो है वो फूलों के साथ जो है वो मनोहर लाल का किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर स्वागत हो रहा है। ये जो वो भारी भीड़ देख रहे हैं और गांव का जो मंदिर है, इस मंदिर के सामने का जो चौक है, इस चौक पर अब जब मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे हैं मनोहर लाल और मौजूदा जो करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो मनोहर लाल जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो आप तस्वीरों में देख रही हैं। जोरदार तरीके से स्वागत फूल मालाओं के साथ जो है वो मनोहर लाल का किया जा रहा है। और जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं कृष्णलाल पंवार, वो इस वक्त मनोहर लाल के साथ मौजूद है। चूंकि इसराना विधानसभा क्षेत्र उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है और यहीं से कृष्णलाल पंवार जो है वो विधायक बनकर विधानसभा कई बार गए हैं, अब राज्यसभा में सांसद हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जोरदार उत्साह और जो है वो जोश कार्यकर्ताओं में है। तो ये जो है वो तमाम जो लोग जो हैं वो यहाँ पर जोरदार तरीके से स्वागत जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। मनोहर लाल का काफिला कवी गांव से निकलकर अब अगले गांव की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच हम एक बार फिर उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर लाल जी, कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करें हरियाणा में ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा टिकट वितरण में रहा। हिसार की टिकट की बात करें, महेंद्रगढ़ की तमाम टिकटों की बात करें, शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ रही है लेकिन वहां नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। यानी कांग्रेस दो अलग थलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अभी भी चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? हालांकि ऐसी स्थिति लगातार कांग्रेस में पिछले कम से कम 10 साल से तो बनी हुई है ही, अभी भी नजर आ रही है सर। हाँ, देखिए, आप कहते 2 धड़ों में बटी हुई है। मेरा कहना है कि इनके धड़ों की संख्या का पता ही नहीं है।
आज तो चूंकि वो पावरफुल है, इसलिए बाकी 4-5 लोग इकट्ठे दिखते हैं। मान लो इनकी पावर कम हो जाए तो फिर उनके जो 4-5 लोगों की ताकत दिखती है वो कल को धड़ा बटेंगे। इसलिए इनके यहाँ धड़े बढ़ना एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ये कभी इकट्ठे रहते नहीं है। लेकिन जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा का सवाल है कि इनकी यानी टिकटें जो मिली हैं, और बड़ी विडंबना की बात है कि जब ये स्वयं मान गए इस बात के लिए कि पिछली बार बापू बेटा दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए, तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि इनको 10 सीटें हारे थे, 2 नहीं हारे थे, 10 में से इन्होंने बता दिया कि मुझे गम तो 2 का ही है, 10 का गम नहीं है। इसलिए 2 के गम के लिए उसमें वो पिछड़ गए और 2 के गम को खाने की आगे ताकत बची नहीं, इसलिए 2 में से 1 कर दिया कि अगली बार अपना गम का आधा कर लें। हारेंगे तो 10 के 10, लेकिन गम 1 का ही हो, इसलिए अपने सुख के लिए उन्होंने 2 में से 1 कर दिया। और इनके यानी कांग्रेस के लोगों की इस प्रकार से फितरत कि अपने 10 के 10 लोगों की, अब मैं भी तो हूँ, अपना चुनाव भी लड़ रहा हूँ, और 90 विधानसभाओं में मुझे लगता है मुख्यमंत्री और मेरे अगर आधे रहे हो तो 45 विधानसभा में तो मैं भी गया हूँ, 45 विधानसभा में मुख्यमंत्री भी गए होंगे, हो सकता है 2-4 वो ज्यादा ही गए हों क्योंकि मुख्यमंत्री है वो। लेकिन ये अपने यहाँ 9 लोकसभा में बिना चुनाव लड़े भी नहीं जा सके, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे, उसके बावजूद भी 10 की 10 लोकसभा में जा नहीं पाए हैं, क्योंकि इनको पार्टी नहीं चाहिए, इनको कोई दूसरे कैंडिडेट जो जीत जाएंगे उनकी खुशी नहीं है, बल्कि खुशी का ना गम है ना खुशी का है। गम तो इनको अपने बेटे का रहेगा, एक भी सीट पर वो अगर जो लड़ रहे हैं उसको हार जाएंगे तो ये आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीति है वो सब आप जानते हैं। आखिर इन्होंने वीरेंद्र सिंह को बुला करके, वो तो मौसी का बेटा था, वीरेंद्र सिंह को बुला लिया और उनकी कमिटमेंट की थी कि हाँ टिकट देंगे, और उसके बाद टिकट नहीं दी, भगा दिया। किरण चौधरी कट गई, कर्ण सिंह दलाल की कट गई। कर्ण सिंह दलाल भी तो इसका रिश्तेदार है, अपने रिश्तेदारों को भी बचा नहीं पाया है, तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ गया, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सांसें गिन रहे हैं कि भी कैसे ना कैसे अपनी इज्जत बचा लें। इज्जत तो बचनी नहीं है, 10 की 10 हारेंगे, निश्चित हारेंगे। आपके उम्मीदवारों पर भारी होने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन राजबब्बर तो सर हरियाणा से संबंध भी नहीं रखते हैं। राजबब्बर को उन्होंने गुरुग्राम से प्रत्याशी बना दिया, पुराने नेता थे कैप्टन अजय यादव, उनकी भी टिकट मिल रही सर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि इम्पोर्टेड लोग ला करके केवल हाँ भी किसी हमारे अपने ऐसे आदमी को टिकट ना मिल जाए जो कल को कहीं भारी ना पड़ जाए इनके ऊपर, तो ऐसे लोगों की टिकटें काट के बाहर से इंपोर्ट करके। आखिर राजबब्बर का यहाँ क्या था? हरियाणा में कोई लेना देना नहीं। पहले तो उत्तर प्रदेश के ही कांग्रेस के नेता रहे हैं, अब भी हरियाणा में एक बार भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश से हरियाणा में लड़ाने के लिए इसका मतलब इनका तो संकट ध्यान में आ ही गया, दिवालियापना ध्यान में आ गया, तो एकदम पार्टी इनकी दिवालिया हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई इनका मामला बचा नहीं है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि मोदी जी का ग्राफ पहले ज्यादा बढ़ा है, 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और अगले सपने जो ले रहे हैं हर रात लेके सोते हैं उसको भूल जाएं। हाँ, इतना हम सुनिश्चित करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा की 3 साल की राज्यसभा की संसदीय बरकरार रहेगी, ये मैं मान के चलता हूँ। अंतिम सवाल है सर, मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, बड़े नेताओं के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे सर। आज हम देख रहे हैं कि इस रैना विधानसभा के जिन गाँव में से आपका रोड शो निकल रहा है, जोरदार उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में, गाँव के लोगों में नजर आ रहा है, तो सर आप ये मानते हैं सर कि ये उत्साह और जोश 25 मई तक बरकरार रहेगा और नतीजे जिस तरीके की आपको उम्मीद है 19 के नतीजे थे वैसे नतीजे रहेंगे? आप कहें बरकरार रहेगा, मेरा कहना है कि दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं अपने कार्यक्रम भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले के मानता हूँ, तो ऐसे नहीं थे जैसे आज दिख रहे हैं। इसका मतलब 3 दिन 4 दिन में जो बढ़ा है, आगे 8 ही 2 दिन बाकी बचे, तो 8 दिन में जब एक तरफ चीज बढ़ जाती है, चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होती है, जिधर बढ़ गया उधर बढ़ गया, तो 8 दिन में लगातार मेरी चाहे रैलियां हैं और चाहे रोड शो हैं, निरंतर संख्या बढ़ रही है, और लोगों में विश्वास बन रहा है कि अगर राज करना है तो एक सुदृढ़ सरकार जो है वो मोदी जी की बनेगी, देश का भला होगा, दुनिया में अपना नाम होगा। 2027-2029 में आज जो हम 5वीं शक्ति के हैं, यानी दुनिया में 5वीं शक्ति भारत है, ये 3रे रैंक पर पहुंचने वाली है, और 2047 तक जो हमारा क्लेम है कि भारतवर्ष दुनिया का विश्व गुरु देश बनेगा, नंबर 1 पर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। हमारे साथ करनाल लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल थे, और जो इससे पहले हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हैं। आप देख रहे हैं आज उनके करनाल लोकसभा के जो रोड शो के कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। पूरी जो कार्यकर्ता जो है वो पीछे काफिला जो है वो लंबी दूरी तक काफिला जो है वो आपको नजर आएगा, और अभी जो अगला जो गांव है वो उस गांव में पहुंच रहे हैं, और इससे पहले कई गांव में रोड शो जो है वो करते हुए मनोहर लाल आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो गांव है उस
उसमें अगले गांव में मनोहर लाल पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा रोड शो आज जो है वो करनाल लोकसभा के उम्मीदवार जो मनोहर लाल हैं वो करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उनके रोड शो में उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल का दावा है कि 2019 की तरह हरियाणा में 2024 में भी बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ 10 की 10 सीट जीतेगी। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी कई मुद्दे पर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, करनाल लोकसभा के इसराना विधानसभा क्षेत्र के कवि गांव।